हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग 12 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होने वाला उसके लिए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हर साल देखेंगे तो 15 से 20 के बीच में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट स्टैटिक्स के होते हैं, कुछ पार्ट जो है करंट अफेयर के होते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टैटिक्स से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ पे हमें करंट को अपडेट करने की ज़रूरत है। दोनों अगर ये क्लास हो गया प्लस अभी देखिए दृष्टि आने वाली है, जो घटना चक्र की आई वाली आती है शिल्पी मैम, उसको कवर कराएंगी। तो इकोनॉमिक्स वाला वो वाला जो सेक्शन कवर कराएंगी प्लस ये दोनों को अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए मैक्सिमम जो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो बहुत ही बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं। बस इसका ये है ना कि लैंग्वेज, इसकी बहुत बार लैंग्वेज लोगों को समझ में नहीं आती। बस हम लोग को ये कोशिश करनी इजी वे में, अपने बोल चाल दैनिक उदाहरण के साथ हम लोग समझ पाएँ इजी वे में कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अब देखिए स्वरूप में क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कई बार पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसे करके क्वेश्चन आए हैं। आप पीवाईक्यू, अगर आप अभी पेपर पास है तो आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी जब 2-3 अर्थव्यवस्थाएं समझ लेंगे तब हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है। ठीक है, अभी देखिए जैसे कह रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हमारे में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों जो है प्रमुख रूप से विद्यमान है। अब इसमें क्या है मेन मतलब कि इसका क्या मतलब होता है। अब इसको जब अभी देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था जब समझ लेंगे तब बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथों में होता है, संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, मोटा मोटी, हालांकि उसमें सब सेक्शन बहुत सारे हो गए लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका पहले आप देखेंगे तो ये सोवियत संघ वगैरह जो थी इसके उदाहरण माने जाते हैं, रसिया वगैरह। ठीक है, कुछ हद तक चीन तक। तो इसमें क्या है कि हालांकि अभी चेंज हो गया, आप चीन अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो इनका भी पूंजीवादी की तरफ झुकाव हो गया। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता था कि पूरा शक्ति जो है राज्य की मतलब सेंट्रल या सरकार की तरफ जो है पूरी जितनी मार्केट कह सकते हैं कि पूरा जैसे नहीं होता कि सरकार समाज में, सोसाइटी में, मार्केट में कैसे पूरा देश चलेगा, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता था। कि सरकार मतलब आप समझेंगे कि जो रशिया या सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, सरकार निर्धारित करती थी कि कौन सा सामान किस रेट में बेचा जाएगा, कौन कितनी खेती करेगा, मतलब सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। यही कह रहे हैं कि आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में, तो सरकार ही सब कुछ चलाती थी। तो ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए सिंपल समझिए, समाजवादी मतलब संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व, मतलब सरकार कहती थी कि सब चीज़ सरकार का है, हम बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, ये सिंपल सा उदाहरण। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गई कि बाजार नियंत्रण पर सरकार का कोई सक्रिय भूमिका नहीं, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। अब सबसे बड़ा इसका उदाहरण है सोवियत मतलब ये यूएसए। ठीक है, अमेरिका। इसमें क्या होता है कि मार्केट, बाजार, निजी क्षेत्र इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चलाते हैं मार्केट उनके हिसाब से। आप सुने होंगे ना कि भाई रसिया जो है अमेरिका, अरे रसिया तो पूंजीवादी जो है बंद अर्थव्यवस्था के में पूंजीवादी नहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण जैसे आप देखेंगे अमेरिका क्यों कहा जाता है कि अमेरिका, आपने सुना होगा कि अमेरिका को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं। ठीक है, वही जो है मार्केट, वही मार्केट में प्रोडक्ट के जो जितने भी इनके उत्पाद होते हैं उसके दाम निर्धारित करती हैं, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। आपने सुना होगा ना कि वहाँ के मतलब जितने भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे हथियार बनाती हैं या फिर जितने मशीनें बनाती हैं वो सरकार को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप हमारे अनुसार नीतियाँ बनाइए, हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो क्या नाम है प्रचार करिए, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। आपने सुना होगा ना कि अभी रिसेंट में ही अमेरिका क्या कह रहा है कि अमेरिका में देखेंगे तो कोई सरकारी कंपनी थोड़ी जो हथियार बना रही है या फिर जेट या जहाज़ें बना रही, प्राइवेट बना रही। तो वो खुद ही कहती हैं, अब सरकार ट्रंप जैसे अमेरिका में है तो वो प्रेजेंट टाइम में क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से आप हथियार खरीदिए, हमारे यहाँ से विमान खरीदिए। सब क्या है, ये निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं सरकार को कि आप हमारे प्रोडक्ट को बिकवाइए, या फिर मतलब ये इन्फ्लुएंस मतलब कि निजी क्षेत्र जो है सक्रिय भूमिका में है, उसी के अनुसार जो अर्थव्यवस्था इनकी चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे समाजवादी में क्या है,
जो कि सरकार सब कहेगी उसके हिसाब से चलेगी चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों अंतर आपको समझ में आएगा। और अब समझिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्स रूप है, इसीलिए मिश्रित रूप कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जहाँ पे रेगुलेटरी चीज़ें आती है कि नियंत्रण करनी है, जहाँ पे सरकार को लगता है कि सोसाइटी के हिसाब से गलत है या फिर नहीं सही चीज़ें चल रही, तो वहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है। और कहीं कहीं और नहीं तो ऐसे है कि प्राइवेट क्षेत्र या कह सकते हैं निजी कंपनियां भी समान अस्तित्व रखती हैं, वो भी अपने हिसाब से चीज़ें को चला रही। तो मिक्स है, मतलब दोनों का जो है मिक्स रूप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिलता है, ठीक है। कि मतलब कुछ चीज़ें सरकार कंट्रोल करती है, कुछ चीज़ निजी क्षेत्र के हिसाब से चलता है। तो इसी को दोनों को मिक्स करके क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले जो है 10 सालों की PYQ में 4 से 5 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर पूछ लिया गया कि क्या होता है, मतलब अंतर मतलब कि किसमें राज्य चलाती है, किसमें निजी क्षेत्र चलाता है, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए काफ़ी। अब देखिए, अब उसी में एक सब है कि गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने पॉलिटी में DPSP पढ़ा होगा ना, DPSP पढ़ा होगा तो उसमें गांधीवादी सिद्धांत करके कुछ जो है आर्टिकल उसमें दिए हुए हैं ना। तो बस वही आर्टिकल इकोनॉमिक्स फॉर्म में चेंज करना है कि भाई अर्थव्यवस्था उसके हिसाब से चले जो गांधी जी ने उसमें उपदेश दिए, ठीक है। अब देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब डिसेंट्रलाइज किया जाए। अब इसी आधार पर आप को लिंक कर सकते हैं कि भाई जो इकोनॉमिक्स वाला क्या है, नगर पंचायत नगर निगम आर्टिकल जो है 73वां 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो क्या है, विकेंद्रीकरण किया गया ना शासन का। उसी प्रकार से संसाधन के उत्पादों, मतलब जो है जहाँ पे उत्पादन होती है वो सेंट्रलाइज, मतलब नीचे लेवल पे सब लोग उत्पादन करें, ये गांधी जी का सिद्धांत है। तो ये गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता पर बल, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, सामाजिक न्याय की स्थापना। तो ये सब क्या हो गया, गांधीवादी सिद्धांत है। और वही जो अर्थव्यवस्था में आप हिसाब से सोचेंगे तो गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया। अब देखिए अल्प विकसित जो है, कौन कौन से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को क्या क्या चीज़ें होती हैं तो फिर उसको अल्प विकसित कहते हैं। जैसे निम्न जीवन स्तर हो गया, उत्पादन का स्तर देखेंगे तो उत्पादकता का स्तर कम होगा। क्यों, क्योंकि उनके पास अच्छे प्रकार के टेक्नोलॉजी साधन नहीं होंगे ना, क्योंकि चीज़ों को उच्च तरीके से या फुल यूटिलाइज कर सकें। जनसंख्या अधिक होगी, मतलब वही है ना कि उनको उतनी जागरूकता से लेके जनसंख्या नियंत्रण, उतने संसाधन नहीं होंगे कि वो चीज़ों को मैनेज कर पाए। निम्न प्रति व्यक्ति है, ठीक है। जब अल्प विकसित हैं तो जाहिर सी बात है सबकी जो इकोनॉमिक्स जो है प्रति व्यक्ति इनकम जो है कम रहेगी, ठीक है। आय की विषमता, ये थोड़ा सा देखा जाता है कि भाई जैसे इंडिया में भी देखेंगे तो ये होता है ना कि भाई बहुत ही कम लोगों के पास, मतलब समझ लीजिए कि 10 से 15% लोगों के पास 70-80% धन है, ठीक है। तो ये एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का क्या है, लक्षण है। कृषि क्षेत्र पर आधिपत्य है, मतलब कृषि क्षेत्र पर निर्भरता होगी, बेरोजगारी व अल्प रोजगार का उच्च स्तर, ठीक है। जाहिर सी बात है ये आप देखेंगे तो बहुत कुछ हमारे यहाँ भी पाया जाता है। बट हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, अल्प विकसित नहीं है, हमारी विकासशील है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लीस्ट जो डेवलपिंग कंट्री आती हैं उसमें है, मतलब इसमें बहुत सारे अफ्रीकन देश के उदाहरण आप समझ सकते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं कि अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, भारतीय निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण है, ठीक है। ऑप्शन A, B, C, D दे के एक कोई डिफरेंट दे देगा कि क्या लक्षण है वो बताना हो, या फिर कह देगा कौन से लक्षण नहीं है तो 3 लक्षण होंगे, एक अंतर दे देगा। तो इसलिए थोड़ा सा क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ही बेसिक लेवल के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक थोड़ा सा बस हमें मुश्किल 2-3 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसी को बस आप 1-2 बार समझ लीजिए बस। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कृषि का देखेंगे हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। पूंजी निर्माण के जो है दर निम्न है, बेरोजगारी है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, तकनीकी का पिछड़ापन है, ठीक है। हम लोग अभी भी उतनी उन्नति जो कृषि होता है, कृषि क्षेत्र का ले लिए तो उन्नति जो हम लोग कृषि नहीं कर पाते ना, कि बड़े बड़े जितने हार्वेस्ट लेके टेक्नोलॉजी के आधार पे उतनी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी हम लोग डेवलप हो रहे हैं, बट उतने डेवलप नहीं हैं, ठीक है। तो तकनीकी पिछड़ापन एक शिकायत है। आयात पर निर्भरता, आपने देखा होगा कि हम लोग जो है निर्यात कम करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ट्रेड वार चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा सा न्यूज़ में ध्यान रखिएगा। हम लोग आयात मतलब कि लोगों से बाहर से चीज़ों को मंगाते ज़्यादा हैं और अपना निर्यात कम कर पाते हैं। इसके पीछे 2 रीज़न है।
एक तो हमारी ठीक है उतनी जो है प्रोडक्टिविटी नहीं है, उन्नति तकनीक नहीं है कि हम ज़्यादा उत्पादन कर सकें किसी चीज़ को या मैन्युफैक्चर कर सकें, प्लस इतनी जनसंख्या कि बहुत सी चीज़ें हम लोग खुद ही जो है यूटिलाइज़ कर लेते हैं या खपत हमारे यहाँ खुद ही है। जैसे आपने सुना होगा ना, हल्दी हो गई, दाल हो गई, इन सब में क्या है, सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। मतलब हम खुद उत्पादन इतना कर रहे हैं और खुद ही खा ले रहे हैं और मंगाना भी पड़ जा रहा है। तो यही है आयात और निरक्षरता। मतलब अभी देखेंगे तो इम्प्रूव हुआ, बट अभी भी हमारे यहाँ जो है साक्षरता दर कम है। ठीक है, देखिए उसी पे पॉइंट आउट किया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए सरकार द्वारा चिन्हित दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार के क्या भाग हैं। ठीक है, जैसे पहली से देखिए सरकार द्वारा चिन्हित दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार के भाग क्या क्या हैं, ऐसे करके और क्वेश्चन बना था पिछली एक बार। तो उसी आधार पे ये बनाया गया है कि आर्थिक सुधार क्या है। तो 27 नवंबर 2001 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो एक कैबिनेट मीटिंग के थ्रू आर्थिक सुधारों में कुछ डिसीजन लिया गया था, उसी आधार पे बोला जाता है कि क्या क्या सुधार है। तो इसका देखेंगे तो 1996 से 2007 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो है इसमें शामिल थी। अब अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में लगभग अल्टरनेट या हर साल फिक्स रहता है, तो उसको भी देखेंगे। अब इसमें क्या है कि सूक्ष्म आर्थिक सुधार हुए। अब जैसे यही क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म आर्थिक सुधार हुए। अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है ना कि भाई किस किस क्षेत्रों में सुधार हुआ द्वितीय पंचवर्षीय, तो टाइमलाइन आप लोग याद करिएगा कि इसको कहते हैं दूसरी पीढ़ी के सुधार। प्लस सूक्ष्म आर्थिक सुधार हुए, जैसे कि यहाँ पे देखिए तेल के क्षेत्र में सुधार हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार हुआ, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में कुछ सुधार देखने को मिले थे। किसमें, दूसरी पीढ़ी के सुधार ये कहे जाते हैं। बस आप लोग बस याद रखिएगा, इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, आर्थिक राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, इस सबको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम, सबसे बड़ी इस लाइन में ये है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय में देखेंगे तो अगर क्वेश्चन में ये दे सकता है उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, तो इसमें ध्यान रखिए अंतिम मतलब क्या होगा। अंतिम मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि किसी ने कपास का उत्पादन किया, ठीक है, उसको किसी ने बेचा रॉ मटेरियल में, ठीक है, रॉ मटेरियल में उससे मान लीजिए धागे बने या कुछ बने, तो ऐसा नहीं है कि अब राष्ट्रीय, क्योंकि उत्पादन तो यहाँ भी हो रहा है, उत्पादन यहाँ भी हो रहा है कि भाई उससे धागे बन गए, फिर उसको धागे को किसी ने खरीदा, उससे फिर कपड़े बन गए, फिर वहाँ पे मार्केट में बिका। तो ऐसा नहीं है ना कि इसका भी राष्ट्रीय आय में काउंट होगा, इसको भी राष्ट्रीय आय में काउंट होगा, नहीं। अंतिम मतलब कि सीधे अगर उससे कोई कपड़े या वस्त्र बने तो सीधे मतलब अंतिम प्रोडक्ट, उससे जो फाइनल गुड्स क्या बना, अंतिम जो है उससे क्या निर्मित हुआ, वही बस काउंट किया जाएगा कि यही राष्ट्रीय आय में इसी का मूल्य काउंट होगा। ये नहीं कि पता चले कि 10 रुपये का कपास हुआ, फिर उसके बाद 15 रुपये उसने धागे में बेच दिया और 20 रुपये का फिर शर्ट बिका, तो पता चले कि आपने सीधे कि 45 रुपये में सीधे होगा कि 45 रुपये राष्ट्रीय आय में काउंट होगा, नहीं। सीधे आपको अंतिम मतलब केवल 20 रुपये ही काउंट किए जाएंगे राष्ट्रीय आय में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम का ये महत्व है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो गणना की जाती है। अब इसकी गणना मतलब किस टाइम पीरियड, क्योंकि एक साल में से हम लोग के लिए क्या साल होता है कि भाई 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग के लिए होता है। लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र में या फिर सरकार के द्वारा ये आंकड़े होते हैं 1 अप्रैल से फिर अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, तो 1 साल हो गए ना, तो आर्थिक जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब इसको जारी कौन कर सकता है, तो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना यही जारी करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में हुई थी। और यही आप देखेंगे, यही कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन मतलब यही गणना करता है और प्रकाशन के लिए यही उत्तरदायी कौन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब यही पूछा गया कि राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है या राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, तो सीधे ध्यान रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब इसको CSO भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी मदद से वही राष्ट्रीय प्रदत्त सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी किया था, वही ये चीज़ें। और अगर ये ऑप्शन में दिया है तो बेसिकली यही दिया रहता है, नहीं तो इसकी ही बॉडी है राष्ट्रीय प्रदत्त एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या तो ये दोनों में से जो ऑप्शन होगा ये दोनों ही सही होगा अगर, क्योंकि कभी कभी यूपीपीसीएस में दोनों ऑप्शन रहते हैं या फिर एक दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए अन्य तथ्य क्या इंपॉर्टेंट, भारत की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने
कि जो है दिया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपने सुना होगा ना, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें क्या ड्रेन थियरी से लेके कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कि अंग्रेज़ों को ही फ़ायदा हो रहा है, भारतीय को नहीं फ़ायदा हो रहा है, जितनी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी थियरी, उसमें दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, इन्होंने ही जारी किया था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें बताने की कोशिश की। और 1868 में प्रति व्यक्ति आय थी मात्र 20 रुपये। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 2025 में जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी चल रही है। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1949 में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यूपी पीसीएस कैसे क्वेश्चन बनता है, आपको दे देंगे कि पीसी महालनोबिस। आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पीसी महालनोबिस, फिर गाडगिल, वी के राव ऐसे दे देंगे। उन्होंने 4 माली यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि महालनोबिस हो गए, गाडगिल हो गए और आर वी राव हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे 3 ऑप्शन देते हैं और बता देंगे ये किस किस ऐसे मैच दी फॉलोइंग करना होगा कि कौन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस थे, और इसमें डॉक्टर आर गाडगिल थे, वी राव जो है इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ये लोग किससे संबंधित थे? तीनों लोग, तो ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय समिति से संबंधित थे। तो क्वेश्चन यहाँ से 100% आप अगर देखे होंगे तो पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया सेम क्वेश्चन ये। अब देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। इनको जो है 1971 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब यहीं आपको क्वेश्चन बन सकता है यूपी पीसीएस में कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जनक कौन माने जाते हैं। अब 2 ऑप्शन दे देगा कि एक तो इनको नाम दे देगा, फिर कह देगा कि इनको इस वर्ष जो है वो भी ना था, नोबेल पुरस्कार मिला गया था। तो आपको बताना है कि एक सही है, दोनों सही है, केवल 2 सही है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आप देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस 2024 में इन्होंने खूब सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो इसी एक से ही क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एक थियरी है, इसमें ध्यान से सुनिएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक दी हुई समयावधि में कीमतें व मौद्रिक आय दोनों 2 गुनी हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल सा बात अभी देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक दी हुई समय मतलब एक दी हुई टाइम पीरियड में किसी वस्तु की कीमतें जो हैं, कीमत मान लीजिए कि 1 रुपये है और उसकी मौद्रिक आय भी 1 रुपये है, तो कह रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि दोनों 2 गुनी हो जाएंगी, मतलब ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कह रहे हैं कि वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देंगी, जिससे वास्तविक आय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात एक टाइम पे हो सकता है कि आपके पास पैसा आने लगे ज़्यादा, 100 रुपये मान लीजिए आने लगे, या फिर यहीं से देख लीजिए ना कि अगर 1 रुपये आ रहा था और अभी आपको 2 रुपये आने लगा, बट ये भी तो देखिए कि कोई वस्तु 1 रुपये में मिल रही थी, अब 2 रुपये में मिल रही, तो आपकी जितनी इनकम थी वो पहले भी वही आ रही थी, आज भी वही आ रही है, क्योंकि 1 रुपये यहाँ भी बढ़ गया, 1 रुपये यहाँ भी, तो जो एक्स्ट्रा आपको 1 रुपये मिल रहा है, आपका खर्च तो वस्तुओं पे 1 रुपये हो ही जा रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि दोनों का क्या होगा, ये कह रहे हैं कि वास्तविक जो आपकी आय है अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई जो है जो आपकी मौद्रिक आय बढ़ी है वो कीमतों में बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमर्त्य सेन ने क्या सुझाव दिया था, अभी इनके बारे में देखेंगे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस ईयर में मिला था? जनमुखी होनी चाहिए, मतलब जनता पे फोकस होना चाहिए ज़्यादा। सबसे अधिक निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनकी एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन्होंने बेसिकली निर्धन गरीब इन सब पे फोकस किया था। इनकी आप देखेंगे तो इन्होंने इस पर गरीबी, भुखमरी, इन सब से रिलेटेड काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास होना चाहिए। इनके देखिए ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है बस, कि पूछ लेगा कि अमर्त्य सेन ने क्या सुझाव दिया था, तो इनका यही है कि आर्थिक विकास का जो इन्होंने कहा था कि मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मानवीय विकास हो। ठीक है, अब कि कोई भी आर्थिक, उसका मेन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। अब देखिए अमर्त्य सेन को देखिए यहाँ पे है ना 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ से इनका सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज़ से। अब इनके विचार क्या है कि भविष्य में भारतीय
नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। अब देखिए, आपने इतने ही अमर्त्य सेन के बारे में इतना आपने देखा ना। अब एक चीज़ में आपको कहीं भी 4 ऑप्शन आएगा तो बस आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या दिया था, मानवीय विकास। हर जगह आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई आर्थिक विकास का मेन कारण मतलब मेन फोकस मानव के ऊपर होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट। यहाँ भी होना चाहिए कि वस्तुओं से अधिक जो है, मतलब कोई भी चीज़ अगर अर्थव्यवस्था में विकसित हो रही है तो वस्तुओं से ज़्यादा क्या व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। तो इनका क्या है, मानव के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो अब 4 ऑप्शन अगर आएगा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे अगर पूछ लिया कि अमर्त्य सेन का क्या विचार था इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए यहीं पे देखिए, लेक्चर ना बड़ा करते हुए आप इतना बताइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा भी स्टार्टिंग लेक्चर है, तो आप यहाँ तक बताइए कि कैसा रहा आपको। कोई भी अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर कोई टर्मोलॉजी या कोई आपको शब्द नहीं समझ में आ रहा है, आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसको अगले ही लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।